Today discuss about हिस्ट्री चैप्टर नंबर 2। इसका शीर्षक है व्यापार से साम्राज्य तक। पूर्व में इससे संबंधित कई तथ्यों पर प्रकाश डाल चुके हैं। आज हम कुछ अतिरिक्त टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। इसमें सर्वप्रथम नए शासन की स्थापना। इससे पूर्व में आपको बताया गया था कि किस प्रकार से धीरे धीरे उन्होंने पूरा साम्राज्य ने भारत पर अपना आधिपत्य जमा लिया था और 1857 में एक विद्रोह हुआ था सिपाही के द्वारा। इसने एक बहुत बड़ा संग्राम के रूप में नाम दिया था, इसका नाम था स्वतंत्रता संग्राम। उसमें उनकी कुछ नींव भी ला दी थी अंग्रेजों की ओर में, कुछ परिवर्तन भी आ गए थे कि उन्होंने अपने नियमों में भी कुछ परिवर्तन किए थे। इस प्रकार से नए शासन की स्थापना की गवर्नर जनरल जो वारेन हेस्टिंग्स थे, जिन्होंने 1773 से 1785 तक गवर्नर जनरल वारेन उन्हें 1773 से 1777 तक 1786 किया था। इन्होंने अपनी ताकत बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। इन्होंने पूरा अपना और इनके समय में तक आते आते कंपनी न केवल बंगाल बल्कि मुंबई और मद्रास में भी सत्ता हासिल कर चुकी थी। पहले तो बताया गया था कि बंगाल में उन्होंने किया था, बंगाल के बाद धीरे धीरे मद्रास पर अपना अधिकार जमा लिया। मद्रास के मुंबई और ब्रिटिश इलाके मोटे तौर पर शासकीय इलाकों में बटे हुए थे, क्योंकि उस समय 3 प्रेसिडेंसी थी। उस समय जो प्रेसिडेंसी थी के समय में 3 थी। एक थी आपकी बंगाल, मद्रास, ये मुख्य थे। बंगाल, नंबर 2 मद्रास और नंबर 3 मुंबई। ये उस समय इनकी प्रेसिडेंसी बनाई गई थी और यहाँ पर हर एक का शासन गवर्नर के पास होता था। सबसे ऊपर गवर्नर जनरल होता था। वारेन हेस्टिंग्स ने कई प्रशासनिक सुधार भी किए और उन सुधार के आधार पर नए न्याय के क्षेत्र में इसके सुधार खासतौर पर देखी गई। 1772 में एक नई व्यवस्था बनाई गई। 1772 में जो नई व्यवस्था बनाई गई थी, इस व्यवस्था में प्रावधान ये किया गया था कि हर जिले में 2 अदालतें होंगी, फौजदारी और दीवानी अदालतें। अदालतें जो दी थी उनको 2 भागों में बांटा गया था। एक आपकी फौजदारी और दूसरी थी दीवानी। फौजदारी या अपराधी होते हैं। फौजदारी दीवानी अदालतों के मुखिया यूपी जिला कलेक्टर होते थे, इसको राजस्व अधिकारी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से मौलवी और हिंदू पंडित इनके लिए भारतीय कानून की व्याख्या करते थे। उस समय जो कानूनों की व्याख्या थी मौलवी या पंडित के द्वारा की जाती थी और अभी भी काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत थी, लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में काम करते थे। काम होती थी फौजदारी अदालतें जो थी वो काजी और मुफ्ती के ही अंतर्गत होती थी। काजी का मतलब होता है कि न्यायाधीश, जिसको न्यायाधीश कहा जाता है, और मुफ्ती होता है मुस्लिम समुदाय का एक न्यायविद जो कानून की व्याख्या करता है। क्योंकि उस टाइम संविधान बना नहीं था, कोई कानून वगैरह नहीं था, ना कोई जज वगैरह, तो उस टाइम प्रथा जो थी वो यही थी। न्यायिक व्यवस्था भी तो अदालतें 2 तरह बनाई। दीवानी वाला क्षेत्र व कलेक्टर यानी जो नियम आपका होता है, जिसको राजस्व अधिकारी भी कहा जाता है, उसके अंडर में काम होता था। और जो फौजदारी होती थी अदालतें, वो काजी और मुफ्ती के दिया जाता था। तो जो काजी होता था वो न्यायाधीश को बोला गया था और मुफ्ती होता था मुस्लिम समुदाय का एक न्यायिक जो तो कानूनों की व्याख्या करता था और काजी इसी व्याख्या के आधार पर फैसले सुनाता था। इस प्रकार जगह लेकिन वे भी कलेक्टर की निगरानी में, लेकिन जो आधिपत्य होता था वो कलेक्टर जो होता और कलेक्टर कहाँ किनका होता था, वो ब्रिटिश साम्राज्य का बनाया जाता था। इस प्रकार से और एक बड़ी समस्या ये भी थी कि ब्राह्मण पंडित जो थे धर्मशास्त्र के अलग अलग
शाखाओं के हिसाब से स्थानीय कानूनों की अलग अलग व्याख्या कर देते थे। एक भिन्नता को खत्म करके समरूपता लाने के लिए 1775 में 11 पंडितों को भारतीय कानूनों का एक संकलन तैयार करने का काम सौंपा गया था। एनवी हॉलेट ने इस संकलन का अंग्रेजी में अनुवाद किया और 1777 तक यूरोपीय न्यायाधीशों के लिए मुस्लिम कानूनों को भी संहिता तैयार की थी। भारतीय जिले में कलेक्टर सबसे बड़ा पौधा होता था, यानी आज भी पूर्व में यही था कि जो जिले का सबसे बड़ा पद होता था वो होता था जिलाधिकारी, जिसको कलेक्टेड मजिस्ट्रेट या कलेक्टेड बोलते हैं, आज भी वही चीज़ है। उसका कार्यालय सत्ता संरक्षण का न्याय केंद्र बन गया था, जिससे पुराने सत्ता केंद्रों को हाशिए पर ढकेल दिया गया था। इसके बाद था कंपनी की फौज। वहाँ पर इनके साथ साथ कंपनी की फौज भी काम करती थी। कंपनी की फौज जो उनके सिपाही होते थे, सेनानी होते थे, वो किस प्रकार से कार्य करते थे। कंपनी के साथ भारत में शासन और सुधार के नए विचार तो आए, लेकिन उसकी असली जो सत्ता सैनिक ताकत में थी, क्योंकि उनके पास सैनिकों की संख्या अधिक थी और उसी के कारण धीरे धीरे वो सारे साम्राज्य को अपना जो साम्राज्य स्थापित किया था पूरे भारत में, उन्हीं की दम पर किया था। मुगल फौज मुख्य रूप से घुड़सवार, क्योंकि जो घुड़सवार होते थे घोड़े पर चलने वाले प्रशिक्षित होते थे, कुछ पैदल सेना भी होते थे, उनमें कुछ तीरंदाज भी होते थे, तीर चलाने वाले जिसको धनुषबाण होते थे, कुछ तलवार चलाने वाले होते थे। तो ये सब प्रशिक्षण को दिया जाता था। सेना में सवारों का दबदबा रहता था और मुगल साम्राज्य को एक विशाल पेशेवर प्रशिक्षण वाली पैदल सेना की जरूरत महसूस नहीं होती थी। ग्रामीण इलाकों में सशक्त किसानों की बड़ी संख्या थी और स्थानीय जमींदार मुगलों को जरूरत पड़ने पर पैदल सिपाही मुहैया करा देते थे। 1820 के दशक में जैसे जैसे युद्ध तकनीक बदलने लगी, कंपनी को सेना में घुड़सवार टुकड़ियों की जरूरत कम होती गई। इसकी वजह से जैसे कि ब्रिटिश साम्राज्य बर्मा, अफगानिस्तान और मिस्र में भी से भी लड़ रहा था, जहाँ सिपाही मस्केट बोलते हैं तोड़ेदार बंदूक। मस्केट क्या होती है? तोड़ेदार बंदूक, जो पैदल सिपाहियों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली एक भारी बंदूक होती थी और मैच लॉक से लैस होते थे। मैच लॉक होता है शुरुआती दौर की बंदूक। मैच लॉक होते हैं जो शुरुआत की समय की बंदूक होती थी, जिसमें बारूद को माचिस से चिंगारी दी जाती थी। उसको बारूद से को माचिस से चिंगारी दी जाती थी, उनका उपयोग होता था। अब उसकी पैदल टुकड़ी ज़्यादा भरपूर होती जा रही थी, क्योंकि तकनीकी वजह से उनको कैसे उनको ले जाया जाएगा। और 19वीं सदी की शुरुआत में अंग्रेज एक समरूप सैनिक संस्कृति विकसित करने लगे, क्योंकि सिपाहियों को यूरोपीय ढंग से का प्रशिक्षण अभ्यास अनुसार सिखाने करने लगा। भारतीयों को भी सिखाया लगा। उनका जीवन पहले से भी ज़्यादा नियंत्रित है। इस कोशिश में कभी कभी समस्याएं भी आ जाती थी, क्योंकि पेशेवर सिपाहियों की संख्या खड़ा करने के चक्कर में अंग्रेज कई बार जाति और समुदाय की भावनाओं को नजरअंदाज कर देते थे। भला लोग अपनी जाति धर्म भावनाओं को इतनी आसानी से कैसे छोड़ सकते थे? क्या वे खुद को अपनी समुदाय का सदस्य मानने बजाय सिर्फ सिपाही को मान सकते थे? सिपाही क्या विश्व करते थे? अपने जीवन में पहचान जानी वे कौन है, इस बात के बदले में आ रहे थे। सिपाहियों की किस तरह से 1857 में विद्रोह सिपाही की दुनिया की झलक दिखाई देती है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसका कारण ये था, क्योंकि धीरे धीरे वो तकनीकी को परिवर्तित कर रहे थे। तो उसमें जो कारतूस बनाए जाते थे वो उस पर लेप लगाया जाता था और कारतूस को मुँह से छीलना पड़ता था। उस पर लेप सुअर और गाय की चर्बी से लगता था, जिसमें भारतीय सिपाही उसको करने में तैयार नहीं होते थे, क्योंकि वो अपनी धार्मिक स्थिति को लेकर चलते थे। इसलिए इस जो विद्रोह हुआ था वो इसी का परिणाम था। दूसरा, जबरदस्ती उनको दूसरे देश में बर्मा या अन्य देशों से जो उनकी लड़ाई हो रही थी उसमें उनको भी भेजते थे, तो उससे वहाँ जाने से उन्होंने इनकार कर दिया था। इसके कारण भी ये विद्रोह हुआ था। जो ये विद्रोह 1857 में, इसका नाम स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जाना जाता है, उसमें यही कारण थे। सिपाहियों यानी जो कंपनी की फौज में जो भर्ती थे, और फिर बाद में उन्होंने ये भी आदेश कर दिया था कि जो कंपनी के नियमों को नहीं मानेगा वो उस फौज में उनको भर्ती नहीं किया जाएगा।
अंत में इस पर हम लोग निष्कर्ष निकालते हैं चैप्टर है व्यापार साम्राज्य, किन किन चीज़ों का सामना किया गया और किस प्रकार से ये ईस्ट इंडिया कंपनी को रुकनाई थी और अंत में उसने पूरे भारत पर अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया था। जिससे निष्कर्ष क्या निकला कि ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापारिक कंपनी एक कंप्लीट इसका अगर आप देखें तो ये था कि वो सिर्फ एक क्या थी, कंपनी थी, व्यापारिक कंपनी थी और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते एक भौगोलिक औपनिवेशिक शक्ति बनी, क्योंकि सारी चीज़ें के सामने आती थी। 19वीं सदी की शुरुआत में नई बात तकनीक के कारण आने की प्रक्रिया से तेज हुई। जब तक समुद्री मार्ग से भारत पहुँचने में 6 या 8 माह का समय लगता था, भाप से चलने वाले जहाज़ों ने यह यात्रा 3 हफ्तों में समेट दी। पहले समय लगता था, लेकिन जब स्टीम इंजन बन गए, उसका आपका स्टीम इंजन आपने देखा था कि जो जेम्स वाट के द्वारा उसका आविष्कार हुआ था, उसमें उसके रेलवे इंजन भी तैयार किए गए। उसी प्रकार से पहले उनको जहाज को चलाया गया था, जहाज़ों को इंजन फिट किए गए थे, वो स्टीम के द्वारा चलाए जाते और इससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग और उनके परिवार भारत जैसे दूर देश में आने लगे थे। धीरे धीरे उनके परिवार के लोग भी भारत देश में आने लगे थे, जबकि दूर होने के कारण 1857 में भारतीय उपमहाद्वीप के 63% भूभाग और 70% आबादी पर कंपनी का सीधा शासन स्थापित हो गया। यानी 1857 तक विद्रोह हुआ था। 1600 से लेकर 1857 तक उन्होंने इतना बड़ा आधिपत्य स्थापित कर लिया था, जिसको परिवर्तन करना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हमारे देश के बहुत से क्रांतिकारी और हिंसात्मक और अहिंसा के दृष्टिकोण से उनको किस प्रकार से बाहर निकाला गया। देश के शेष भूभाग को आज़ादी पर कंपनी का प्रत्यक्ष प्रभाव था। इस प्रकार व्यावहारिक स्तर पर ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे भारत को अपने नियंत्रण में लेती। व्यावहारिक रूप से हुई थी, लेकिन वैसे नहीं हुआ था, लेकिन व्यावहारिक रूप में तो उन्हीं के नियम को फॉलो किया जाता था। आज आपका ये चैप्टर इसका शीर्षक था व्यापार साम्राज्य, यही समाप्त होता है। नेक्स्ट वीक हम लोग न्यू चैप्टर्स के साथ अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव अ गुड डे।